एक सवाल, हाई आईक्यू वाले लोग लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? टॉपर्स जॉब इंटरव्यूज में फेल क्यों हो जाते हैं? और ब्रिलियंट माइंड्स गलत डिसीजंस क्यों लेते हैं? जवाब है एक खतरनाक जाल जिसमें स्मार्ट लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। मैं हूं फिलोसोफर ब्रेन पावर और ये ऑडियो बुक बदल देगी आपके सोचने का तरीका। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, जब आपका दिमाग ही आपका दुश्मन बन जाए। हम सब ने अपनी जिंदगी में ये पहेली जरूर देखी है। एक ऐसा इंसान जो एकेडमिक वर्ल्ड में तो जीनियस है, पर कॉमन सेंस के मामलों में एक बच्चे की तरह गलतियां करता है। हम इसे मजाक में टाल देते हैं, पर डेविड रॉबसन कहते हैं कि ये मजाक नहीं, एक बहुत ही गहरा खतरा है। इसे दी इंटेलिजेंस ट्रैप कहते हैं। ये वो पैराडॉक्स है जहां आपका हाई आईक्यू और आपकी एक्सपर्ट नॉलेज आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करने की बजाय आपको और ज्यादा बड़ी और बेवकूफ़ाना गलतियां करने पर मजबूर करती है। आपकी अपनी दिमागी ताकत ही आपके खिलाफ एक हथियार बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए एक बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड जज को सोचिए। उन्हें कानून का गहरा ज्ञान है, पर इसी ज्ञान की वजह से वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो डीएनए सबूत जैसे नए वैज्ञानिक सबूतों को समझने या स्वीकार करने से ही इनकार कर देते हैं। उनकी विशेषज्ञता उन्हें सच देखने से अंधा कर रही है। वो अपनी बुद्धिमानी के जाल में फंसे हुए हैं। ये किताब इस बारे में नहीं है कि इंटेलिजेंट होना बुरा है, ये इस बारे में है कि इंटेलिजेंस काफ़ी नहीं है। आईक्यू आपको रैशनल, तर्कसंगत होने की गारंटी नहीं देता, और ज़्यादातर समय हमारा ब्रिलियंट दिमाग हमें सच ढूंढने में नहीं, बल्कि जो हम पहले से मानते हैं उसे सही साबित करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देता है। चैप्टर 2, दिमाग का वकील, मोटिवेटेड रीजनिंग। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक वकील है। एक वैज्ञानिक सबूतों को देखकर एक नतीजे पर पहुंचता है, पर एक वकील पहले ही अपना नतीजा तय कर लेता है। मेरा क्लाइंट बेगुनाह है, और फिर सिर्फ वही सबूत ढूंढता और पेश करता है जो उसके नतीजे को सपोर्ट करे। हमारा दिमाग ठीक ऐसे ही काम करता है। इस प्रोसेस को मोटिवेटेड रीजनिंग कहते हैं। हम सोचते हैं कि हम तर्क कर रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ जस्टिफाई कर रहे होते हैं, और स्मार्ट लोग इस काम में बहुत माहिर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान जो एक खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, जब वो अखबार पढ़ता है तो उसका इंटेलिजेंट दिमाग अपनी पार्टी की तारीफ वाली खबरों को तुरंत ढूंढ लेगा और उन्हें सही साबित करने के लिए 10 तर्क देगा, और विरोधी पार्टी की आलोचना वाली खबरों को वो प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज़ कहकर बड़ी चालाकी से खारिज कर देगा। वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सच जानने के लिए नहीं, अपनी बिलीफ को बचाने के लिए कर रहा है। दी इंटेलिजेंस ट्रैप यहीं पर है। एक कम इंटेलिजेंट इंसान के पास अपनी गलत धारणा को डिफेंड करने के लिए शायद 2 से 3 कमजोर तर्क होंगे, पर एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान उसी गलत धारणा को डिफेंड करने के लिए 20 मजबूत और कन्विंसिंग तर्क बना सकता है। उसकी इंटेलिजेंस उसे सच के करीब नहीं, उससे और दूर ले जाती है। चैप्टर 3, डिसरेशनेलिया, आईक्यू और समझदारी का फर्क। कई दशकों तक हम आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट को इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी ताकत मानते आए हैं, पर अब हमें पता चल रहा है कि हाई आईक्यू आपको एक अच्छी जिंदगी या अच्छे फैसलों की गारंटी नहीं देता। बहुत से हाई आईक्यू वाले लोग अपनी जिंदगी में बहुत ही इर्रेशनली फैसले लेते हैं। इस फिनोमेनन को साइकोलॉजिस्ट कीथ स्टैनोविच ने डिसरेशनेलिया का नाम दिया। ये वो हालत है जब एक इंसान का आईक्यू तो बहुत हाई होता है, पर उसकी रैशनल थिंकिंग, समझदारी से सोचने की क्षमता बहुत कम होती है। वो मुश्किल मैथ प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर सकता है, पर अपनी डेली लाइफ की सिंपल बायसेस को नहीं देख पाता। एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जिसका आईक्यू 150 है, पर वो एक सिंपल से ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो जाता है और अपने सारे पैसे गंवा देता है। क्यों? क्योंकि आईक्यू टेस्ट आपकी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को नापता है, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग या कॉमन सेंस को नहीं नापता। वो ये नहीं नापता कि आप असल दुनिया की इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं। डेविड रॉबसन कहते हैं कि हमें आईक्यू के ऑब्सेशन से बाहर निकलना होगा और एक नई चीज पर फोकस करना होगा। आरक्यू, रैशनैलिटी कोशेंट, यानी समझदारी से सोचने और फैसले लेने की क्षमता। और अच्छी खबर यह है कि आईक्यू के विपरीत आरक्यू को सीखा और बढ़ाया जा सकता है। चैप्टर 4, द ईगो ट्रैप, मैं गलत नहीं हो सकता। इंटेलिजेंस ट्रैप का सबसे पहला और सबसे आम रूप है ईगो ट्रैप। जब आपको पता होता है कि आप स्मार्ट हैं, जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक खतरनाक बिलीफ घर करने लगता है, मैं गलत नहीं हो सकता।
ये बिलीफ आपको सीखने और ग्रो करने से रोक देता है। जब भी कोई आपकी गलती की तरफ इशारा करता है तो आप उसे एक फीडबैक की तरह नहीं बल्कि एक पर्सनल अटैक की तरह देखते हैं। आपकी इंटेलिजेंस सच को स्वीकार करने की बजाय अपनी ईगो को बचाने में लग जाती है। एग्जाम्पल, एक ब्रिलियंट सर्जन जिसे एक ऑपरेशन में एक छोटी सी गलती हो जाती है। एक जूनियर नर्स उस गलती की तरफ इशारा करती है, सर्जन की ईगो हर्ट हो जाती है। वो अपनी गलती मानने की बजाय उस नर्स पर ही चिल्ला पड़ता है, तुम मुझे सिखाओगी। उसकी ईगो ने उसे एक संभावित आपदा से बचने का मौका गवा दिया। स्मार्ट लोग अपनी गलतियों के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बहाने बनाने में माहिर होते हैं। वो डेटा को तोड़ मरोड़ सकते हैं, वो दूसरों पर दोष डाल सकते हैं, वो कुछ भी करेंगे पर ये नहीं मानेंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई, और यही उनके पतन की शुरुआत होती है। चैप्टर 5, द एक्सपर्ट ट्रैप, अर्न्ड डॉगमैटिज्म। ये ईगो ट्रैप का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। जब आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप एक और खतरनाक जाल में फंसते हैं, अर्न्ड डॉगमैटिज्म, यानी कट्टरता जो आपने अपनी मेहनत से कमाई है। आपको लगने लगता है कि क्योंकि आप इस फील्ड में इतना कुछ जानते हैं इसलिए अब आपको किसी नई इन्फॉर्मेशन या नए नज़रिए की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ही नॉलेज के एक खूबसूरत पिंजरे में कैद हो जाते हैं। आप एक्सपर्ट से डॉगमैटिक, कट्टर बन जाते हैं। एग्जाम्पल, लिनस पॉलिंग, इतिहास के एकमात्र इंसान जिन्होंने 2 अनशेयर्ड नोबेल पुरस्कार जीते। वो एक सर्टिफाइड जीनियस थे, पर अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में वो इस आइडिया को लेकर ऑब्सेस हो गए कि विटामिन सी की हाई डोज कैंसर का इलाज कर सकती हैं। जब साइंटिफिक स्टडीज़ ने इस आइडिया को गलत साबित किया तो उन्होंने उन स्टडीज़ को मानने से इनकार कर दिया। उनकी एक्सपर्ट स्टेटस की ईगो उन्हें नए सबूतों को देखने से रोक रही थी। एक सच्चा एक्सपर्ट हमेशा एक स्टूडेंट बना रहता है। वो जानता है कि उसका ज्ञान हमेशा अधूरा है, पर एक ट्रैप्ड एक्सपर्ट सीखना बंद कर देता है, और जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन आप इररिलेवेंट होना शुरू हो जाते हैं। चैप्टर 6, दिमागी आलस, कॉग्निटिव माइजरलीनेस। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आलसी है। वो हमेशा कम से कम एनर्जी खर्च करने वाला रास्ता चुनना चाहता है, इसलिए वो सोचने के लिए शॉर्टकट हेरिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है। ये शॉर्टकट्स ज़्यादातर समय काम करते हैं, पर कभी-कभी हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं। पैराडॉक्स ये है कि इंटेलिजेंट लोग कई बार दिमागी रूप से और भी ज़्यादा आलसी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी इंट्यूशन या गट फीलिंग पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। उन्हें लगता है कि अगर कोई जवाब उनके दिमाग में तेज़ी से आया है तो वो सही ही होगा। वो उस जवाब को डबल चेक करने की मेहनत नहीं उठाते। एग्जाम्पल, एक फेमस रिडल है, एक बैट और एक गेंद की कीमत कुल मिलाकर $1.10 है। बैट की कीमत गेंद से $1 ज़्यादा है, तो गेंद की कीमत क्या है? ज़्यादातर लोगों के दिमाग में तुरंत जवाब आता है 10 सेंट्स। ये जवाब सहज है, तेज़ है, पर गलत है। सही जवाब है 5 सेंट्स। इंटेलिजेंट लोग भी अक्सर इस जाल में फंस जाते हैं क्योंकि वो अपनी पहली इंट्यूटिव सोच पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। इस आलस से बचने का तरीका है स्लो थिंकिंग को प्रैक्टिस करना। जब भी कोई ज़रूरी फैसला ले तो अपने पहले जवाब पर तुरंत यकीन मत कर लीजिए। रुकिए और खुद से पूछिए, क्या इसका कोई और नज़रिया भी हो सकता है? क्या मैं कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस कर रहा हूँ? चैप्टर 7, बहस जीतना vs सच जानना। स्मार्ट लोग बहस करने में बहुत अच्छे होते हैं। वो शब्दों का, लॉजिक का और डेटा का इस्तेमाल करके अपनी बात को बहुत कन्विंसिंग तरीके से रख सकते हैं। पर यहाँ भी एक जाल है। वो अक्सर सच जानने के मकसद से बहस नहीं करते, वो बहस जीतने के मकसद से करते हैं। ये 2 बिल्कुल अलग अलग खेल है। जब आपका मकसद जीतना होता है तो आप सामने वाले की बात को समझने के लिए नहीं सुनते, आप उसे काटने के लिए सुनते हैं। आप उसकी दलीलों में कमजोरियां ढूंढते हैं। ये एक लड़ाई बन जाती है, डिस्कशन नहीं। एग्जाम्पल, 2 साइंटिस्ट एक थ्योरी पर बहस कर रहे हैं। एक सच्चा वैज्ञानिक अपनी थ्योरी को डिफेंड करेगा, पर वो नए सबूतों के लिए खुला भी रहेगा। उसका मकसद है सच के करीब पहुंचना। पर एक ट्रैप्ड वैज्ञानिक अपनी थ्योरी को अपनी ईगो का हिस्सा बना लेता है। अब उसकी थ्योरी पर कोई भी हमला उस पर एक पर्सनल हमला बन जाता है। वो किसी भी कीमत पर सिर्फ जीतना चाहता है। इस जाल से निकलने का तरीका है अपनी आइडेंटिटी को अपनी बिलीफ से अलग करना। ये समझना कि मेरे पास एक आइडिया है और मैं ही ये आइडिया हूँ, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब आप अपने आइडिया से डिटैच हो जाते हैं तो आप उन्हें बिना ईगो के डिस्कस और डिफेंड कर सकते हैं। चैप्टर 8, बौद्धिक नम्रता, द एंटीडोट। तो इस इंटेलिजेंस ट्रैप का इलाज क्या है? अगर और ज़्यादा इंटेलिजेंस इसका जवाब नहीं है तो फिर क्या है?
डेविड रॉबसन कहते हैं कि इसका एंटीडोट है बौद्धिक नम्रता। बौद्धिक नम्रता का मतलब अपनी इंटेलिजेंस पर शक करना नहीं है। इसका मतलब है अपने ज्ञान की सीमाओं को पहचानना। ये मानना कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ पर उससे कहीं ज्यादा है जो मैं नहीं जानता। ये मैं गलत हो सकता हूँ कहने की हिम्मत रखना है। एग्जाम्पल, सोक्रेटिस, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान माना जाता था। उनका प्रसिद्ध कथन था, आई नो ओनली वन थिंग, दैट आई नो नथिंग। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। उनकी बुद्धिमानी उनके ज्ञान में नहीं बल्कि अपने अज्ञान के एहसास में थी। ये अल्टीमेट इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है। बौद्धिक नम्रता आपको हमेशा एक स्टूडेंट बनाए रखती है। ये आपको क्यूरियस बनाती है। ये आपको दूसरों को सुनने के लिए प्रेरित करती है। ये आपको आपकी ईगो की जेल से बाहर निकालकर विचारों की खुली दुनिया में ले आती है। ये इंटेलिजेंस को एक जाल से एक टूल में बदल देती है। चैप्टर 9, दिमाग को खुला कैसे रखें। बौद्धिक नम्रता तो ठीक है, पर इसे प्रैक्टिस कैसे करें? इसके लिए आपको एक्टिवली ओपन माइंडेड थिंकिंग की आदत डालनी होगी। ये सिर्फ ओपन माइंडेड होने से ज्यादा है। ये सक्रिय रूप से उन सबूतों और विचारों को खोजने की प्रैक्टिस है जो आपकी अपनी मान्यताओं को चैलेंज करते हों या गलत साबित करते हों। ये अपने दिमाग के वकील को फायर करके एक जासूस को हायर करने जैसा है। जासूस का काम सिर्फ सच को खोजना है, भले वो सच कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर जो एक कंपनी के स्टॉक खरीदने की सोच रहा है। मोटिवेटेड रीजनिंग क्या करेगी? वो सिर्फ उन आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स को पढ़ेगा जो उस कंपनी की तारीफ करते हों। एक्टिवली ओपन माइंडेड थिंकिंग क्या करेगी? वो जानबूझकर उन आर्टिकल्स को सबसे पहले पढ़ेगा जो उस कंपनी की आलोचना करते हों। वो खुद अपनी बेस्ट केस थियरी को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। अगर वो थियरी उस हमले को झेल जाती है तभी वो मजबूत है। ये मुश्किल है, हमारी नेचुरल टेंडेंसी के खिलाफ है, पर यही समझदारी भरे फैसले लेने का एकमात्र रास्ता है। आपको खुद का डेविल्स एडवोकेट बनना सीखना होगा। चैप्टर 10, दूसरों के जूते में कदम रखना। द इंटेलिजेंस ट्रैप का एक और बड़ा कारण है पर्सपेक्टिव टेकिंग की कमी। ये समझना कि दूसरे लोग दुनिया को कैसे देखते हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं और उनके इरादे क्या हैं। स्मार्ट लोग अक्सर इस मेंटल स्किल में कमजोर होते हैं। वो लॉजिक की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि वो लोगों की दुनिया को भूल जाते हैं। पर्सपेक्टिव टेकिंग सिर्फ सहानुभूति नहीं है, एम्पैथी है किसी के दर्द को महसूस करना। पर्सपेक्टिव टेकिंग है ये समझना कि वो इंसान उस तरह से क्यों सोच या महसूस कर रहा है। ये एक कॉग्निटिव स्किल है, इमोशनल नहीं। एग्जाम्पल, आप एक नेगोशिएशन में हैं। आप सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोच रहे हैं। लुकिए और 5 मिनट के लिए सच में ये सोचने की कोशिश कीजिए, अगर मैं सामने वाला होता तो मैं क्या चाहता, मेरे डर क्या होते, मेरी प्रायोरिटीज क्या होती, कौन सी डील है जिसमें उसे भी लगे कि वो जीता है। जब आप उसके जूते में कदम रखते हैं तो आपको विन विन सोल्यूशन का रास्ता साफ दिखने लगता है। ये स्किल लीडरशिप, टीम वर्क और रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको माई वे या द हाईवे वाली सोच से निकालकर आवो वे वाली सोच में ले आती है। चैप्टर 11, द आउटसाइड व्यू। जब हम कोई फैसला लेते हैं तो हम अक्सर इनसाइड व्यू से लेते हैं। हम अपनी सिचुएशन की यूनिक डिटेल्स पर फोकस करते हैं। मेरा प्रोजेक्ट अलग है, मेरी कंपनी अलग है। ये सोच हमें ओवर कॉन्फिडेंट और अनरियलिस्टिक बनाती है। द इंटेलिजेंस ट्रैप हमें आउटसाइड व्यू लेने से रोकता है। आउटसाइड व्यू का मतलब है अपनी सिचुएशन को भूल जाना और खुद से पूछना, जब दूसरे लोग इसी तरह की सिचुएशन में थे तो नतीजा क्या हुआ था। ये डेटा और स्टैटिस्टिक्स की दुनिया है, पर्सनल फीलिंग्स की नहीं। एग्जाम्पल, एक इंसान एक नया रेस्टोरेंट खोल रहा है। वो बहुत पैशनेट है और उसे यकीन है कि वो सफल होगा। इनसाइड व्यू। पर अगर वो आउटसाइड व्यू ले तो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 60% नए रेस्टोरेंट्स पहले 3 साल में ही बंद हो जाते हैं। ये डेटा उसे डराने के लिए नहीं है, ये उसे तैयार करने के लिए है। ये उसे बताता है कि उसे सिर्फ अच्छे खाने से ज्यादा एक सॉलिड बिजनेस प्लान की जरूरत है। डैनियल कैनेमन, नोबेल पुरस्कार विजेता, कहते हैं कि आउटसाइड व्यू फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी करने का सबसे असरदार तरीका है। ये आपकी पर्सनल बायसेस को समीकरण से हटा देता है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा प्लान बनाएं तो खुद से पूछे, इस तरह के प्रोजेक्ट्स का यूजुअल सक्सेस रेट क्या है। जवाब शायद आपको नम्र बना दे, पर वो आपको एक बड़ी गलती से भी बचा सकता है। चैप्टर 12, संभावनाओं में सोचना। इंटेलिजेंट लोग अक्सर निश्चितता को पसंद करते हैं। उन्हें सही जवाब जानना अच्छा लगता है, पर असल दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये ग्रे है। ये संभावनाओं से चलती है।
समझदार फैसले लेने के लिए आपको निश्चितता में नहीं, संभावनाओं में सोचना सीखना होगा। इसका मतलब है किसी भी चीज़ को 0% या 100% सच मानने की बजाय उसे एक परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस असाइन करना। मुझे यकीन है कि ये होगा, ये खतरनाक है। मुझे लगता है कि इसके होने की 70% संभावना है। ये समझदारी है। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर एक मरीज को देखता है। एक ट्रैप्ड डॉक्टर कह सकता है आपको हार्ट अटैक है। एक वाइज डॉक्टर कहेगा आपके सिम्टम्स को देखते हुए हार्ट अटैक होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, पर हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे। दूसरा डॉक्टर गलत होने की संभावना के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ रहा है। ये उसे ज़्यादा सटीक और ज़्यादा सुरक्षित बनाता है। संभावनाओं में सोचने से आपकी ईगो फैसले से अलग हो जाती है। अगर आप 70% श्योर थे और नतीजा गलत निकला, तो आप गलत नहीं थे, सिर्फ संभावना आपके पक्ष में नहीं गई। ये आपको बिना ईगो हर्ट किए अपनी गलतियों से सीखने में मदद करता है। चैप्टर 13, अपनी गलतियों से कैसे सीखें। हर कोई कहता है गलतियों से सीखो, पर कैसे? इंटेलिजेंट लोग अक्सर अपनी गलतियों से सीखने में सबसे बुरे होते हैं। क्यों? मोटिवेटेड रीजनिंग। उनका दिमाग गलती को सीख की तरह देखने की बजाय उसे जस्टिफाई करने में लग जाता है। ये मेरी गलती नहीं थी, ये मार्केट खराब था। गलतियों से सीखने के लिए आपको एक प्री मॉर्टम और पोस्ट मॉर्टम का कल्चर बनाना होगा। प्री मॉर्टम, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले टीम के साथ बैठकर कल्पना कीजिए कि 1 साल बाद ये प्रोजेक्ट बुरी तरह से फेल हो चुका है। बताइए क्या क्या गलत हुआ होगा। ये एक्सरसाइज लोगों को बिना डर के पॉसिबल प्रॉब्लम्स को पहले ही पहचानने में मदद करती है। पोस्टमॉर्टम, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ईमानदारी से एनालाइज कीजिए कि क्या सही हुआ और क्या गलत, पर इसका फोकस दोष, ब्लेम ढूंढना नहीं, कारण, कॉज ढूंढना होना चाहिए। एग्जाम्पल, नासा पोस्टमॉर्टम्स करने में वर्ल्ड क्लास है। जब चैलेंजर शटल का डिजास्टर हुआ तो उन्होंने सिर्फ टेक्निकल फेलियर पर ही नहीं रुका, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की गहराई में जाकर उन ह्यूमन एरर्स और बायसेस को ढूंढा जिनकी वजह से इंजीनियर्स की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। वो एक सिस्टम की तरह सीखते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल की तरह नहीं। चैप्टर 14, एक वाइज टीम कैसे बनाएं। आप अकेले इंटेलिजेंस ट्रैप से नहीं बच सकते। आपको एक सिस्टम की ज़रूरत है, एक टीम की ज़रूरत है जो आपको आपके ब्लाइंड स्पॉट दिखाए। पर सिर्फ स्मार्ट लोगों को हायर कर लेना काफ़ी नहीं है, आपको कॉग्निटिव डाइवर्सिटी वाली टीम बनानी होगी। कॉग्निटिव डाइवर्सिटी का मतलब है ऐसे लोगों को एक साथ लाना जो अलग अलग तरीकों से सोचते हैं। कुछ लोग बिग पिक्चर थिंकर्स होते हैं, कुछ डिटेल ओरिएंटेड, कुछ ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कुछ स्केप्टिकल। ये टेंशन, ये फ्रिक्शन सबसे अच्छे आइडियाज को जन्म देती है। एग्जाम्पल, एब्राहम लिंकन की फेमस टीम ऑफ राइवल्स। जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने कैबिनेट में अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को शामिल किया, वो लोग जो उनसे हर बात पर असहमत थे। उनके एडवाइजर्स ने कहा ये पागलपन है, पर लिंकन जानते थे कि अगर वो सिर्फ यस मैन से घिरे रहेंगे तो वो देश के लिए सबसे अच्छे फैसले नहीं ले पाएंगे। उन्हें चैलेंज की जरूरत थी। अपनी टीम में एक डेविल्स एडवोकेट की भूमिका को फॉर्मलाइज कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसका काम ही होता है हर प्लान में छेद ढूंढना। ये कल्चर ग्रुप थिंक को रोकता है और ये सुनिश्चित करता है कि हर फैसले को पूरी तरह से टेस्ट किया गया है। चैप्टर 15, द एंड ऑफ एक्सपर्टीज। तो क्या इस एआई और इन्फॉर्मेशन की दुनिया में एक्सपर्ट होने का मतलब खत्म हो गया है? डेविड रॉबसन कहते हैं नहीं, एक्सपर्टीज की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है, पर एक्सपर्ट की परिभाषा बदल रही है। पुराना एक्सपर्ट वो था जिसके पास जवाब होते थे, नया एक्सपर्ट वो है जिसके पास अच्छे सवाल होते हैं। पुराना एक्सपर्ट अपने ज्ञान का पहाड़ बनाता था, नया एक्सपर्ट ज्ञान के अलग अलग पहाड़ों के बीच पुल बनाता है। नया एक्सपर्ट एक इंटीग्रेटर है, वो जानता है कि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सिर्फ एक फील्ड के नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। आपको साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी सबको एक साथ लाना होगा। एग्जाम्पल, एक स्मार्ट सिटी डिज़ाइन करने वाला एक्सपर्ट वो सिर्फ एक इंजीनियर नहीं हो सकता, उसे टेक्नोलॉजी भी समझनी होगी, सोशियोलॉजी भी, उसे अर्बन प्लानिंग भी समझनी होगी और एनवायरमेंटल साइंस भी। उसे एक स्पेशलिस्ट नहीं, एक जनरलिस्ट होना होगा, एक ऐसा इंसान जो डॉट्स कनेक्ट करना जानता हो। तो अपनी फील्ड में गहरे जाइए, पर साथ ही दूसरी फील्ड्स में भी शौक से झांकते रहिए। भविष्य के इनोवेटर्स उन्हीं इंटरसेक्शंस, चौराहों से निकलेंगे जहां अलग अलग आइडियाज आकर मिलते हैं। चैप्टर 16, द पावर ऑफ प्रीमॉर्टम। हम सब पोस्टमॉर्टम के बारे में जानते हैं, किसी प्रोजेक्ट के फेल होने के बाद ये विश्लेषण करना कि क्या गलत हुआ।
पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इंटेलिजेंस ट्रैप से बचने का एक शक्तिशाली तरीका है प्री मॉर्टम करना। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी ईगो को साइड में रखकर आपके दिमाग को भविष्य की गलतियों से आज ही सीखने पर मजबूर कर देती है। प्री मॉर्टम का तरीका बहुत सरल है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या फैसले को शुरू करने से ठीक पहले अपनी टीम को इकट्ठा कीजिए और उनसे कहिए, कल्पना कीजिए आज से 1 साल बाद हमारा ये प्रोजेक्ट इतिहास की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक साबित हुआ है। ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब आप सब अगले 15 मिनट में चुपचाप एक कागज पर लिखिए कि क्यों, ऐसा क्या हुआ होगा जिससे ये सब गड़बड़ हो गया। एग्जाम्पल, एक टेक कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली थी। टीम बहुत उत्साहित और आशावादी थी। सीईओ ने एक प्री मॉर्टम एक्सरसाइज करवाई। अचानक जो लोग कल तक तारीफ कर रहे थे वो संभावित समस्याओं की एक लंबी लिस्ट लिखने लगे। शायद हमारी मार्केटिंग कैंपेन ने गलत ऑडियंस को टारगेट किया, शायद हमारे सर्वर हाई ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाए। ये एक्सरसाइज लोगों को हाँ में हाँ मिलाने के सोशल प्रेशर से आज़ाद कर देती है और उन्हें एक क्रिटिकल थिंकर की तरह सोचने का सुरक्षित माहौल देती है। प्री मॉर्टम का जादू ये है कि ये आलोचना को कल्पना में बदल देता है। आप किसी के आइडिया पर हमला नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक काल्पनिक भविष्य की कहानी सुना रहे हैं। ये ईगो को ट्रिगर किए बिना एक प्रोजेक्ट की सारी संभावित कमजोरियों को सतह पर ले आता है। ये आपको सिर्फ समस्याओं की लिस्ट ही नहीं देता, बल्कि आपको उन्हें पहले से ही सॉल्व करने का मौका भी देता है। आप उन खतरों के लिए एक कंटिंजेंसी प्लान बना सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। ये प्रोएक्टिव सोच है, रिएक्टिव नहीं। चैप्टर 17, भावनाओं की बुद्धिमत्ता। इंटेलिजेंस ट्रैप की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम सोच, थिंकिंग और महसूस करने, फीलिंग को दो अलग अलग और विपरीत चीज़ें मानते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छे फैसले हमेशा ठंडे दिमाग से बिना किसी भावना के लिए जाते हैं। डेविड रॉबसन कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। न्यूरोसाइंस अब ये साबित कर रहा है कि भावनाएं तर्क की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी गाइड है। आपकी गट फीलिंग कोई जादुई चीज़ नहीं है, ये आपके दिमाग का एक बहुत ही तेज़ सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग सिस्टम है जो आपके पिछले अनुभवों के आधार पर आपको सिग्नल देता है। बिना भावनाओं के हम फैसले ले ही नहीं सकते। एग्जाम्पल, एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिकल केस है एलियट का। उसके दिमाग के उस हिस्से में ट्यूमर था जो भावनाओं को प्रोसेस करता था। ऑपरेशन के बाद उसका आईक्यू, मेमोरी, लॉजिक सब कुछ परफेक्ट था, पर वो अपनी जिंदगी का एक भी छोटा सा फैसला नहीं ले पाता था। वो 2 अलग अलग रेस्टोरेंट्स के बीच चुनने में घंटों लगा देता था। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई फीलिंग नहीं थी जो उसे बता सके कि उसे क्या पसंद है। उसके पास डेटा था पर वैल्यूज़ नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी हर भावना पर एक्ट करना है। इसका मतलब है कि आपको अपनी भावनाओं को सुनना है। वो इन्फॉर्मेशन का एक बेहद ही ज़रूरी सोर्स है। जब आपको किसी डील को लेकर एक बुरी फीलिंग आती है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। रुकिए और अपने लॉजिकल दिमाग से पूछिए, ये फीलिंग मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है। एक बुद्धिमान विचारक अपने दिमाग और अपने दिल दोनों का इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि तर्क आपको ऑप्शंस दिखा सकता है, पर आखिरी चुनाव में आपकी भावनाएं ही आपका मार्गदर्शन करती हैं। चैप्टर 18, क्यूरियोसिटी, दिमाग का एंटीवायरस। अगर इंटेलिजेंस ट्रैप एक वायरस है जो आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देता है, तो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, उस वायरस का सबसे अच्छा एंटीवायरस है। क्यूरियोसिटी बौद्धिक नम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का एक्शन फॉर्म है। ये मैं सब जानता हूँ कि ईगो ट्रैप का सीधा तोड़ है। एक क्यूरियस दिमाग हमेशा खुला रहता है। वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वो जवाबों से ज्यादा सवालों से प्यार करता है। वो अपनी मान्यताओं को एक आखिरी सच की तरह नहीं, बल्कि एक टेम्पररी हाइपोथेसिस की तरह देखता है, जिसे नए सबूतों के साथ अपडेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, लियोनार्डो द विंची को देखिए। वो सिर्फ एक महान पेंटर नहीं थे, वो एक एनाटॉमिस्ट, इंजीनियर, म्यूजिशियन और साइंटिस्ट भी थे। उन्हें हर चीज में जिज्ञासा थी। इंसान का शरीर कैसे काम करता है, पक्षी कैसे उड़ते हैं। उनकी यही बच्चे जैसी जिज्ञासा उन्हें अलग अलग फील्ड्स के आइडियाज को जोड़ने और अविश्वसनीय इनोवेशन करने में मदद करती थी। वो किसी एक बॉक्स में कैद नहीं थे। अपनी क्यूरियोसिटी को कैसे जिंदा रखें? उन विषयों के बारे में पढ़ना शुरू करें जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। उन लोगों से बात करें जो आपसे बिल्कुल अलग सोचते हैं। सवाल पूछें जिनके जवाब आपको नहीं पता। मुझे नहीं पता कहना सीखें। क्यूरियोसिटी आपको एक इंटरेस्टिंग इंसान भी बनाती है। लोग उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो दुनिया को एक आश्चर्य की नज़र से देखते हैं। एक क्यूरियस दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता। ये हमेशा जवान, हमेशा ताज़ा और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। चैप्टर 19,
द विजडम ऑफ क्राउड्स। द इंटेलिजेंस ट्रैप अक्सर हमें अकेले में पकड़ता है, जब हम अपनी ही सोच के इको चेंबर में फंस जाते हैं। इस जाल से निकलने का एक और शक्तिशाली तरीका है भीड़ की बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना। इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सही तरीके से अलग अलग लोगों के स्वतंत्र विचारों को इकट्ठा करें तो उस ग्रुप का कलेक्टिव गेस उस ग्रुप के सबसे स्मार्ट इंडिविजुअल के गेस से भी बेहतर होगा। एक एग्जाम्पल, एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट में लोगों से एक जार में रखी कैंडीज की संख्या का अनुमान लगाने को कहा गया। किसी का भी अनुमान सही नहीं था, पर जब उन सभी हजारों अनुमानों का औसत निकाला गया तो वो असली संख्या के बहुत बहुत करीब था। हर इंडिविजुअल की गलतियां एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? जब भी कोई बड़ा फैसला लें तो सिर्फ 1 या 2 एक्सपर्ट से मत पूछें। अलग अलग बैकग्राउंड के 5 से 6 ट्रस्टेड लोगों से उनकी राय लें, पर उन्हें एक साथ मीटिंग में मत बिठाएं, वरना ग्रुप थिंकिंग हो जाएगा। उनसे अलग अलग और स्वतंत्र रूप से उनकी राय पूछें। ये बौद्धिक नम्रता का ही एक और रूप है। ये मानना कि आप अकेले पूरी तस्वीर नहीं देख सकते। आपको दुनिया को देखने के लिए दूसरों की आंखों की भी जरूरत है। एक बुद्धिमान नेता सबसे स्मार्ट जवाब देने वाला नहीं होता, वो सबसे अच्छे जवाबों को इकट्ठा करने और सिंथेसाइज करने वाला होता है। चैप्टर 20, बुद्धिमानी बुद्धिमत्ता नहीं। आखिर में डेविड रॉबसन हमें इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता और विजडम, बुद्धिमानी या समझदारी के बीच का फर्क समझाते हैं, और यही इस किताब का सार है। इंटेलिजेंस समस्याओं को सॉल्व करने की क्षमता है। विजडम ये समझने की क्षमता है कि कौन सी समस्याएं सॉल्व करने लायक है। इंटेलिजेंस एक तेज कार की तरह है, ये आपको कहीं भी बहुत तेजी से ले जा सकती है, पर विजडम वो जीपीएस है जो आपको बताता है कि आपको कहाँ जाना है। बिना विजडम के एक तेज कार आपको उतनी ही तेजी से एक खाई में भी ले जा सकती है। बुद्धिमानी, विजडम के कुछ गुण हैं: बौद्धिक नम्रता, पर्सपेक्टिव टेकिंग, भावनाओं को समझना और अनिश्चितता के साथ कंफर्टेबल रहना। ये वो गुण हैं जो आईक्यू टेस्ट नहीं नापते। ये वो गुण हैं जो आपको सिर्फ किताबों से नहीं, जिंदगी के अनुभवों से मिलते हैं, अगर आप उनसे सीखने को तैयार हों। एग्जाम्पल, एक यंग ब्रिलियंट ट्रेडर जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके लाखों कमाता है। इंटेलिजेंस। और एक ओल्ड एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफेट जो सिर्फ सिंपल टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स पर इन्वेस्ट करता है और कहता है मैं सिर्फ वही खरीदता हूं जो मुझे समझ आता है। विजडम। पहला शायद कुछ समय के लिए ज्यादा पैसा कमा ले, पर दूसरा लॉन्ग टर्म गेम जीतता है, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या नहीं जानता। दी इंटेलिजेंस ट्रैप से बचने का आखिरी रास्ता वाइजर बनना है, स्मार्टर नहीं। इसका मतलब है अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ जवाब ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर सवाल पूछने के लिए करना। इसका मतलब है अपनी गलत होने की संभावना को गले लगाना, और इसका मतलब है ये समझना कि एक स्पष्ट दिमाग, गहरी समझ और शानदार निर्णय सिर्फ आईक्यू से नहीं, बल्कि एक शांत, खुले और नम्र मन से आते हैं।